नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विवेक आरटी क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप जीएसटी सीखना चाहते हैं और आप जीएसटी पे काम करते हैं और टैली प्राइम को सीख रहे हैं या फिर अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जीएसटी को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी क्या है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होता है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी क्या होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि जीएसटी का रेट स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आप जीएसटी को बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि जीएसटी क्या होता है। तो यहाँ पर जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और दोस्तों, जब हम लोगों ने टैक्स के बारे में पढ़ा था कॉमर्स में, तो हमने पढ़ा था कि टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स हमारा वो टैक्स होता है जो किसी पर्सन से डायरेक्ट लिया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स किसी पर्सन से डायरेक्ट नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये एक चेन के थ्रू लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जीएसटी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है और जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब होता क्या है कि ये जीएसटी क्यों लगाया गया, क्योंकि हमारे जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो पहले हर चीज पे आपके कई सारे टैक्स लगते थे, जैसे कहीं पर आपका परचेज टैक्स हो गया, सेल टैक्स अलग लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट, सेनवेट, इतने सारे चीजें आपको टैक्स लगते थे और इन सब के जो रेट थे वो भी बिल्कुल अलग अलग होते थे। ठीक है, तो हुआ क्या कि इन सारे टैक्सेस को हटा कर केवल एक टैक्स लागू किया गया, यानी कि इंडिया हैज ओनली वन टैक्स, कि इंडिया में केवल एक टैक्स होना चाहिए, अब वो है जीएसटी। ठीक है, तो अब बात आती है कि यहाँ पर कि जीएसटी भारत में कब लागू हुआ। तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए लिखा है कि जीएसटी से पहले इंडिया में कौन कौन से टैक्सेस थे सेंट्रल लेवल पे, यानी कि अगर सेंट्रल टैक्स की बात की जाए तो जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्स लगाए जाते थे। पहला है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये भी लगता था, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, काउंटर बिलिंग ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्वच्छ भारत सेस, कृषि कल्याण सेस, यानी कि इतने सारे टैक्सेस आपके केवल सेंट्रल लेवल पे लगते थे। अब बात आती है यहाँ पे कि स्टेट टैक्स, यानी कि स्टेट लेवल पे कौन कौन से टैक्स जीएसटी से पहले थे। तो यहाँ पर है वैट, यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, परचेज टैक्स था। तो ये जो टैक्स है आपके ये स्टेट लेवल पे लगते थे जीएसटी के आने से पहले। अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये जो आपकी स्लाइड है ये आपका जीएसटी का पूरा स्ट्रक्चर बताएगा कि जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। यहाँ पर 3 कॉलम बने हुए हैं, टैक्स कंपोनेंट, टैक्स एप्लीकेबिलिटी और रेवेन्यू शेयरिंग। तो यहाँ पर केवल जो आपके जीएसटी का टैक्स स्ट्रक्चर है वो आपके जीएसटी के 4 प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है सेंट्रल जीएसटी यानी कि सीजीएसटी, दूसरा होता है स्टेट जीएसटी यानी कि एसजीएसटी, तीसरा होता है आपका आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी, और चौथा आपका होता है यूटीजीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी टैक्स। अब एक एक करके समझेंगे इन सारे टैक्सेस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका तब लगता है कि जब आपका जो सप्लायर है और जो आपका परचेजर यानी कि सामान खरीदने वाला और सामान बेचने वाला दोनों एक ही राज्य के अंदर अगर हैं। ठीक है, यानी कि हमारा जो सप्लायर है और जो परचेजर है अगर वो एक ही राज्य के अंदर है तो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और अगर आपका सप्लायर और परचेजर अलग अलग राज्य में है तो वहां पर आपको लगेगा आईजीएसटी। देखिए यहाँ पर लिखा है सीजीएसटी के बारे में कि खरीदार और विक्रेता एक ही राज्य के अंदर होना चाहिए, यानी कि तो आपका जो जीएसटी है वो आधा आधा डिवाइड हो जाता है, आधा जाता है आपका सेंट्रल में और आधा आपका स्टेट में जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका जो परचेजर है और सप्लायर है वो दोनों एक ही राज्य के अंदर हैं तो वहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और जो आधा जीएसटी है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और जो आपका आधा जीएसटी है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों के बारे में लिखा हुआ है कि खरीदार और विक्रेता दोनों एक ही राज्य के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो आईजीएसटी कब लगता है कि जब
हमारा परचेजर और सप्लायर दोनों अलग अलग राज्य में हो तो वहाँ पर IGST लगेगा और जो पूरा GST है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा होगा। ठीक है, लास्ट में आता है कि UTGST यूनियन टेरिटरी टैक्स। तो ये केवल जो आपके यूनियन टेरिटरी स्टेट से वहीं पर केवल ये लागू होगा। जैसे नीचे लिखा हुआ है ब्लू कलर से कि यूनियन टेरिटरी टैक्स विल बी लेविड इन चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीप, दादरा एंड नगर हवेली एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंस्टीड ऑफ स्टेट टैक्स। यानी कि तो अगर जहाँ पर UTGST एप्लीकेबल हो रहा है वहाँ पर केवल सेंट्रल टैक्स लगेगा यानी कि CGST प्लस UTGST लगेगा, फिर वहाँ पर SGST नहीं लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझेंगे कि GST के रजिस्ट्रेशन में जो नंबर इस्तेमाल होता है उसे हम लोग बोलते हैं GSTIN नंबर। तो यहाँ पर GSTIN का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे पहले आपके वैट में टिन नंबर चलता था यानी कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चलता था, ठीक उसी प्रकार GST में जो आपका बिजनेसमैन होता है वो GSTIN नंबर का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर GSTIN नंबर आपका 15 अंकों का होता है। ठीक है, और 15 अंक में आपके पूरा पैन पर आधारित होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे 15 अंक यहाँ पर डिवाइड होंगे। जो स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 09 लिखा हुआ है तो 09 का मतलब होता है कि ये आपका उत्तर प्रदेश का कोड है। और आपको सारे कोड आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आपको जिस स्टेट का चाहिए उस स्टेट का नाम डाल दीजिए, आपको वहाँ पर GST कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 2 डिजिट होते हैं वो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका 10 अंकों का पैन नंबर, यानी कि 2 आपके ये हो गए स्टेट कोड और 10 अंकों का आपका ये आ गया पैन नंबर। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि पैन नंबर पड़ा हुआ है ABCDE यानी कि 5 आपके अल्फाबेट हो गए और 4 आपके न्यूमेरिक हो गए और 1 आपका यहाँ पर अल्फाबेट हो गया। तो ये हो गया आपका पैन नंबर। इसके बाद यहाँ पर आता है एंटिटी कोड। एंटिटी कोड यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि इस पैन नंबर से आपके कितने बिजनेस रजिस्टर्ड हैं। अगर आपके इसी पैन से आपके 2 बिजनेस चल रहे हैं तो यहाँ पर लिखा होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का मतलब होता है कि इस पैन नंबर से केवल एक ही बिजनेस चल रहा है। उसके बाद यहाँ पर आता है ब्लैंक, फिर आता है चेक सम डिजिट। ये दोनों चीजें आपके डिपेंड करता है कि जहाँ पर रजिस्ट्रेशन बन रहा है पोर्टल पे वो सीरीज क्या है। ठीक है, उस सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्फाबेट और डिजिट को ऐड किया जाता है। तो टोटल मिला के यहाँ पर हो गए 15। तो आप यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर ये हो गए और 10 यहाँ पर ये हो गए 12 और ये 13, ये 14 और ये 15। ठीक है, तो टोटल GSTIN आपका 15 अंकों का होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर GST लगाने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि प्लेस ऑफ सप्लाई की जो आपका सामान सप्लाई हो रहा है वो जगह क्या है, यानी कि एक ही राज्य के अंदर परचेजर और सेलर हैं या फिर ये परचेजर और सेलर अलग अलग राज्य में है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तभी यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ पर CGST, SGST या फिर IGST लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 लिखा है कि इंट्रा स्टेट और एक लिखा है इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि एक ही राज्य के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है कि इंट्रा स्टेट सप्लाईज आर सब्जेक्टेड टू सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। जब भी इंट्रा स्टेट की बात आएगी तो वहाँ पर मतलब होता है कि एक ही स्टेट के अंदर आपका परचेजर और सेलर दोनों है, तो वहाँ पर 2 टैक्स लगेंगे, एक आपका सेंट्रल टैक्स प्लस स्टेट टैक्स। ठीक है, और अगर आपका यूनियन टेरिटरी एरिया है तो वहाँ पर UTGST लगेगा इन प्लेस ऑफ SGST। तो 2 टैक्स लगेंगे आपके अगर आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो SGST और CGST। इसके बाद जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई आर द सेम। अगर आपका सप्लायर और जहाँ पर सामान आपका सप्लाई हो रहा है वो जगह सेम है तो वहाँ पर आपका इंट्रा स्टेट होता है, यानी कि एक ही राज्य के अंदर, तो वहाँ पर SGST और CGST लगेगा। जैसे लिखा है कि प्लेस ऑफ सप्लायर एंड द लोकेशन ऑफ सप्लाई इज UP, दोनों यहाँ पर UP में है तो यहाँ पर SGST और CGST लगेगा। इसके बाद लिखा हुआ नीचे कि प्लेस ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ सप्लाई आर 2 डिफरेंट स्टेट, यानी कि अगर आपका जो सप्लायर है और जहाँ पर सामान सप्लाई किया जा रहा है यानी कि आपका परचेजर है वो अलग अलग राज्य में है तो वहाँ पर IGST लगेगा। जैसे एग्जांपल के लिए कि आपका प्लेस ऑफ सप्लायर, सप्लायर का जो प्लेस है वो UP में है एंड द लोकेशन ऑफ सप्लाई इज पंजाब, तो जहाँ पर सामान हमें सप्लाई करना है वो जगह पंजाब की है तो यहाँ पर दोनों अलग अलग राज्य हो गए, इसलिए यहाँ
पर ये IGST लगेगा। तो यहाँ पर दो बातें आती है, एक आती है इंट्रा स्टेट यानी कि एक ही राज्य के अंदर, दूसरी आती है आपकी इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब कि दो अलग अलग राज्यों के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि GST रिटर्न की। तो यहाँ पर GST रिटर्न में सबसे ज्यादा जो आपके फॉर्म यूज किए जाते हैं GST रिटर्न के लिए, तो वो है आपका GST R1, GST R2A, GST R1A, GST R3 और GST R3B। तो यहाँ पर एक एक करके समझेंगे सभी को। सबसे पहले समझते हैं GST R1। तो GST R1 आपका एक GST रिटर्न होता है जिसमें कोई भी आपका रजिस्टर्ड जो आपका टैक्स पेयर है वो अपनी उसमें सेल्स की सारी डिटेल देता है। यानी कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो GST R1 इज यूज फॉर सेल्स रिपोर्ट। यानी कि देखिए यहाँ पर लिखा है कि GST R1 इज इक्वल टू सेल्स रिपोर्ट। इसमें केवल सेल्स का ही हम लोग डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि जिसमें कोई भी आपका रजिस्टर्ड जो टैक्स पेयर होता है वो अपने सेल्स यानी कि आउटवर्ड सप्लाई की पूरी जानकारी सरकार को देता है। क्या क्या जानकारी देता है कि इस रिटर्न में ये बताया जाता है कि किस ग्राहक को सामान बेचा गया है या फिर किस ग्राहक को सर्विस बेची गई है, कितने रुपए की आपकी सेल्स हुई है, कितना उसमें SGST, CGST या फिर IGST लगाया गया। ठीक है, और इसमें क्या क्या जानकारी दी जाती है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, एक्सपोर्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आदि की जानकारी इसमें दी जाती है। अब बात आती है कि यहाँ पर GST R1 कब फाइल करते हैं। तो GST R1 दो तरीके से फाइल कर सकते हैं, पहला है मंथली फाइलिंग और दूसरा है क्वार्टरली। तो अब यहाँ पे बात आती है कि अगर आपका बिजनेस मंथली रिटर्न फाइल करता है तो आपको हर महीने की 11 तारीख तक रिटर्न फाइल करना होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर जुलाई महीने की है तो जुलाई महीने का जो GST R1 अगर फाइल करेंगे तो वो अगस्त की 11 तारीख तक आपको फाइल कर देना होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो यहाँ पर आपकी लागू होती है कि QRMP स्कीम। QRMP का मतलब होता है कि क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट। पेमेंट आपका मंथली होगा लेकिन आपकी जो रिटर्न फाइलिंग होगी वो आपकी क्वार्टरली होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हर तिमाही के बाद 13 तारीख तक फाइल करना होता है। जैसे मान लीजिए कि अप्रैल से लेकर जून तक की जो GST R1 फाइल करना है तो वो आपको 13 जुलाई तक फाइल कर देना है। अब बात आती है कि यहाँ पर GST R2A की। तो GST R2A आपका एक ऑटो ड्राफ्टेड यानी कि खुद से तैयार होने वाला GST स्टेटमेंट है और इसे टैक्स पेयर को फाइल नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह स्टेटमेंट आपके सप्लायर द्वारा GST R1 में अपलोड किए गए इनवॉइस के आधार पर अपने आप तैयार हो जाता है। यानी कि जब आपका सप्लायर GST R1 फाइल करता है उसमें सारी इनवॉइस की डिटेल दे देता है तो उसके बाद ये जो GST R2A है ये अपने आप जनरेट हो जाता है। तो इसमें होता क्या है कि GST R2A में परचेज रिपोर्ट यानी कि परचेज की सारी जानकारी होती है। अब बात आती है कि GST R2A कौन तैयार करता है। तो GST पोर्टल अपने आप तैयार करता है। जैसे ही आपका सप्लायर अपने GST R1 फाइल करता है तो उससे संबंधित इनवॉइस आपके GST R2 में दिखाई देने लगते हैं। फिर GST R2A कब फाइल करते हैं। तो GST R2A को कभी भी फाइल नहीं किया जाता है क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड होता है। ये केवल देखने और रिकंसिलिएशन के लिए होता है। तो GST R2A का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि परचेज इनवॉइस की जांच करने के लिए, सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड किया है या नहीं किया है ये देखने के लिए, ITC का मिलान करने के लिए। ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। इसके बाद आता है कि GST रिटर्न में अगर गलती है तो गलती पकड़ने के लिए हम लोग GST R2 देखते हैं। फिर GST R2 में क्या क्या आपको दिखाई देता है। B2B परचेज इनवॉइसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और इंपोर्ट से संबंधित कुछ विवरण होते हैं जो आपके लागू होंगे, वही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और सप्लायर द्वारा अपलोड की गई GST इनवॉइस की जानकारी उसमें होती है। अब बात करते हैं GST R1A के बारे में। तो GST R1A आपका एक ऑप्शनल अमेंडमेंट फॉर्म होता है जिसका उपयोग पहले से फाइल की गई GST R1 में गलतियों को सुधारने या फिर छूट गई सेल्स इनवॉइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी कि हम शॉर्ट में बात करें तो GST R1A आपका करेक्शन या फिर अमेंडमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। GST R1 का उपयोग कब किया जाता है? कोई सेल्स इनवॉइस अगर आपको छूट गई तब करते हैं। किसी इनवॉइस में GST अमाउंट गलत फीड हो गया है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। या फिर टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स रेट आपने गलत भर दिया है तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए हम लोग GST R1A का इस्तेमाल करते हैं। GST R1A कब फाइल करते हैं इसकी कोई डेट नहीं होती है क्योंकि GST R1 फाइल करने
के बाद आप इसमें जो भी गलती होगी वो इसमें भर सकते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे कि GST R1 आपने फाइल कर दिया उसके बाद, और 3B को फाइल करने से पहले आपको GST R1 फाइल कर देना होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने GST R3 भी फाइल कर दिया है तो उसके बाद आप GST R1A फाइल नहीं कर सकते हैं। GST R1A में क्या क्या आप सुधार कर सकते हैं? नई सेल्स इनवॉइस को जोड़ सकते हैं, इनवॉइस वैल्यू में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, GST रेट, टैक्स अमाउंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं GST R3B के बारे में। तो GST R3B आपका GST रिटर्न की समरी होती है, जिसमें जो आपका रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होता है वो उसमें अपनी सेल्स की, परचेज की और ITC यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट और GST टैक्स लायबिलिटी की सारी डिटेल सरकार को देता है। ठीक है, और इसमें वो सारी जानकारी वो स्वयं भरता है। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि GST R3B का मतलब हुआ कि समरी रिटर्न प्लस जो उसको GST पेमेंट करना है वो उसकी डिटेल वहाँ पर फिल करता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि GST R3B कब फाइल करते हैं। तो GST R3B को अगर आप मंथली फाइल करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर लिखा है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है, और आपने मंथली फाइलिंग ले रखी है तो आप हर महीने GST R3B को फाइल करेंगे। और इसकी तारीख होती है नॉर्मल 20 तारीख, यानी कि अगर बात की जाए कि जुलाई महीने की GST R3B के लिए तारीख होगी 20 अगस्त। ठीक है, इसके बाद होता है QRMP। QRMP का मतलब होता है कि क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, यानी कि आप पेमेंट मंथली करते हैं लेकिन जो रिटर्न फाइलिंग होती है वो आप क्वार्टरली करते हैं। ठीक है, यानी कि यदि आपका एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक है और आपने QRMP स्कीम ले रखी है तो GST R3B हर क्वार्टर में एक बार फाइल करना होता है और इसकी तारीख होती है 22 या 24 तारीख, अपने स्टेट के अकॉर्डिंग होती है। इसके बाद होता है कि GST R3B में टैक्स कैसे जमा करते हैं। GST टैक्स जमा करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो जो आपका क्रेडिट लेजर होता है उसमें क्या होता है कि ITC का उपयोग करके टैक्स लायबिलिटी कम की जाती है। और उसके बाद अगर कैश लेजर की बात की जाए तो कैश लेजर में क्या होता है कि बचा हुआ टैक्स आपका कैश के रूप में जमा किया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है कि मोड ऑफ पेमेंट। तो आप जो टैक्स का पेमेंट है वो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, कि इंटरनेट बैंक का इस्तेमाल करके भी जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू भी जमा कर सकते हैं, NEFT या फिर RTGS भी आप वहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि अगर आप इसको ऑफलाइन जमा करना चाहते हैं तो ऑफलाइन जमा करने के लिए आप DD या फिर कैश के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि टैक्स रेट स्ट्रक्चर। तो GST में जब पहले जो रेट चलते थे वो उसमें 12% और 28% भी शामिल था, लेकिन जब GST के रेट यहाँ पर जब चेंज हुए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका जो GST के जो रेट है वो केवल 4 ही सेट किए गए हैं। एक है आपका 0% यानी कि एग्जेम्प्ट वाला, 5%, 18% और 40%। पहले आपका 12% और 28% भी यूज करते थे। तो 0% क्या होता है यानी एग्जाम्प्ट, इसमें कुछ जो आपकी नॉर्मल डेली की जो चीजें हैं वो आपकी एग्जाम्प्ट है। 5% दैनिक उपयोग और आवश्यक वस्तुओं में लगाया जाता है। 18% आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, कंप्यूटर और आपकी जो भी प्रोफेशनल सेवाएं हैं उनमें 18% लगता है। 40% आपका लग्जरी गुड्स में लगता है, जैसे कि तंबाकू हो गया, ठीक है, या फिर कुछ लग्जरी वाहन हो गए, उसमें आपका 40% GST लगता है। दोस्तों यहाँ पर हमने GST के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है और आज के जो वीडियो है उसमें हमने केवल GST के बारे में ही बताया है, कोई भी इसका प्रैक्टिकल नहीं बताया है। प्रैक्टिकल हम आने वाले वीडियो में भी देखेंगे कि कैसे टेली प्राइम पे हम लोग GST को एप्लीकेबल करते हैं, कैसे परचेज में GST लगाते हैं, कैसे सेल्स में GST लगाते हैं और इसके बाद हम लोग GST का पेमेंट कैसे करते हैं। तो आगे कई सारे वीडियोज में, अलग अलग वीडियोज में हम लोग इसको सीखेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपने सीखा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ आपको पहले से पता होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों को और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आगे और नई नई वीडियो आपके लिए ला सकें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।